नमस्कार। प्रयास एजू हब पर मैं डीएम सर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, टारगेट सीरीज का एलडीसी टारगेट सीरीज का ये दूसरा पेपर है। जी हाँ, और इस सेकंड पेपर में लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है और मैं आज आपको इंग्लिश से संबंधित जो 75 क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पेपर दिया तो उसमें आपने देखा होगा मोस्टली जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सिलेबस में टेस्ट सीरीज में टारगेट किया था, सेकंड पेपर में जो सिलेबस में था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन वाले क्वेश्चन थे। तो इन्हीं को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो पेपर था ये आपका 9 जून को हुआ था। उस पेपर की हम बात करें, जी हाँ, 9 जून 2024 को पेपर हुआ सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर जो है आपका टारगेट सीरीज का सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का भी सेकंड है, यानी जीके वाला नहीं है, लैंग्वेज की बात है। देखो, सबसे पहले नरेशन में आपको क्या समझना है। नरेशन में 4 ऑप्शन आते हैं और कम समय में आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो 2-3 चीजें आपको सावधानी रखनी है। एक तो प्रोनाउन संबंधी आपको ध्यान रखना है, दूसरा टेंस संबंधी। आप वैसे तो जानते हैं कि डायरेक्ट जो नरेशन होता है, डायरेक्ट जो स्पीच होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से। डायरेक्ट स्पीच के 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला और एक है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले में एक तो आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कई बार वर्ब से ही एंड कर देगा और कई बार वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे देगा। क्या दे देगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यहां से इन्वर्टेड कोमा वाला भाग स्टार्ट हो जाएगा और इसमें पुनः जनरली सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अदर एडवर्ब से संबंधित आएंगे। लेकिन मूल बात है कि यहां फर्स्ट पर्सन आएगा, एक आएगा आपका सेकंड पर्सन और एक आएगा आपका थर्ड पर्सन। सबसे पहले आपको प्रोनाउन संबंधी चेंजेस आपको थोड़ा से देखने हैं। देखो, प्रोनाउन संबंधी आपको देखना है कि सबसे पहले इसके लिए प्रोनाउन सीखना है कि प्रोनाउन के पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोनाउन हैं, यानी कौन कौन से फर्स्ट पर्सन में आते हैं, कौन कौन से सेकंड पर्सन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूं। देखो, प्रोनाउन की अगर हम बात करें, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो जनरली जो प्रोनाउन है वो आपके 3 है। एक तो है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी और इन्हें स्पीकर प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है यू और इसे लिसनर प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिसनर प्रोनाउन। और आते हैं लास्ट में थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट या दे। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको ध्यान रखना है। देखो, ये स्पीकर और लिसनर ये दोनों नरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रोनाउनों को हम प्रेजेंट प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट होते हैं। जबकि थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो एब्सेंट होते हैं। कौन से प्रोनाउन होंगे? एब्सेंटी प्रोनाउन होंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए आपने देखा होगा थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते। अगर आपके इन्वर्टेड कोमा वाला जो भाग है, जी हाँ, उसी के आपके प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये 2 हिस्से होते हैं। ये हिस्सा जो होगा वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला होगा और इस हिस्से को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं और इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से के आधार पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां पर जो सब्जेक्ट होता है ये स्पीकर ही होता है। एक्चुअली यहां जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इस वर्ब को, इस रिपोर्टिंग को डिलीवर कर रहा है, इस स्पीच को डिलीवर कर रहा है, इसलिए इसे स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीकर। और यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है
वो लिसनर होता है, वो रिसीवर होता है, किसी बात को रिसीव करता है, तो इसे लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आए, आई और वी आए, तो वो स्पीकर के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि वो स्पीकर हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन में एक तो आई आएगा, एक वी होगा, वो किसके हिसाब से बदलेगा? इस सब्जेक्ट के हिसाब से। आई और वी को तो आप किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में आता है एक्चुअली यू। क्या आता है? यू। सेकंड पर्सन में आता है यू, और यू लिसनर होता है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन ना तो सुनने में इन्वॉल्व है, ना ही बोलने में इन्वॉल्व है, इसलिए इसके साथ हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना साहब? थर्ड पर्सन अगर आता है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम क्या है, वो नियम पढ़ लेते हैं बिल्कुल। सन वटे 1 2 3। ये जर्नल ऐसा होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कई बार क्या है, प्रोनाउन का वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से रख देगा और सेंटेंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा, जहां पर आपके सन बटे 23 का भी नियम नहीं लागू होता। उस चीज को भी हम बताएंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, एक जनरल बातों में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन संबंधी चेंज होना चाहिए। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो वर्ब दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, अगर ये पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में। अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहां के टेंस चेंज होंगे। क्या होंगे? टेंस चेंज होंगे। और प्रेजेंट के चारों टेंस अपने पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर इस हिस्से में दे रखा है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है ना साहब? तो ये इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और मॉडल जितने भी आएंगे वो पास्ट रूप में चले जाएंगे, लेकिन यदि यहां पे वर्ब कैसी हो? पास्ट। अगर यहां प्रेजेंट हो, क्या हो? प्रेजेंट। इसकी ये वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी हो, तो यहां इस रिपोर्टिंग जो स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। और एक और कंडीशन है, भले ही यहां पास्ट आए, लेकिन अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल वाली बात हो, क्या हो? यूनिवर्सल वाली बात हो, तो भी वहां पर चेंज नहीं करना है। ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, और सैड को टोल्ड में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसा है वैसा ही रख देंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना साहब? लेकिन आपको जैसे ये प्रोनाउन आए, अब देखो पहला ही क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पहला ही देखो, ठीक है ना? बाकी के इंपेरेटिव सेंटेंस जो है अपने भाव के अनुसार बदलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सैड टू के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसे टोल्ड में बदलना है। सबसे पहले तो सावधानी ये रखनी है, ठीक है ना? तो देखो आगे सेंटेंस पे ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस किस रूप में है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहां पर टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? आस्क आ जाएगा। लेकिन ये इंपेरेटिव है, टेक बैक योर बुक्स। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेक योर बैक बुक। टीचर आस्क द स्टूडेंट, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। तो देखो यहाँ आस्क, ये कौन से स्ट्रक्चर में जाते हैं? ये दोनों ही इंटरोगेटिव में जाएंगे। किस में जाएंगे? इंटरोगेटिव, जबकि आगे इंटरोगेटिव नहीं है। और यहाँ ऑर्डर द स्टूडेंट टू टेक बैक योर बुक्स, तो यहाँ आपको ऑर्डर की बात तो नहीं हो रही। जर्नली सेंस में अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका, हाँ जी, ये हो जाएगा। ऑर्डर की यहाँ बात नहीं हो रही है एक तरह से, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्रोनाउन संबंधी ऑर्डर हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया है। आपको पता है कि ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? इस ऑब्जेक्ट के। अब इस स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन यूज होगा दे, और दे का पजेसिव क्या होता है? दियर, इसलिए दियर जिसमें है वो सही है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर भी गया। ऑर्डर भी कह सकते थे यदि आपका यहाँ प्रोनाउन सही होता, इसलिए इसका राइट आंसर यही है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला, choose the option that is the correct direct narration of following sentence. C reminded me switch off all the lights। तो ये डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते तो जनरली वहां सामान्य दैट वगैरह कंजंक्शन नहीं आते, WH वाले नहीं आते, इफ वेदर नहीं आते, तो उसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखो देखो रिमाइंड का मतलब रिमेंबर से ही है। किससे है? रिमेंबर से। तो अगर सेंटेंस को देखें तो रिमाइंड मी टू स्विच द, बिल्कुल गलत है ये यहाँ पर। रिमेंबर स्विच ऑफ ऑल द लाइट, सी रिमाइंडर। देखो रिमेंबर और रिमाइंड एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गया। रिमेंबर टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट, सी सेड, और रिमेंबर लाइट टू बी स्विच, ये पैसे बना दिया, इसलिए ये भी गया। तो आपके पास ऑप्शन है सी सेड, उसने कहा। रिमेंबर टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, याद रखना सभी लाइटों को ऑफ कर देना, ठीक है ना। तो यहां पर इसका बनेगा सी रिमाइंडेड मी। अब जर्नली रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम रिसीवर को जनरली फर्स्ट पर्सन मानते हैं उसी वर्ब का, तो इसलिए यहां पर मी लगाया है और ये बाकी के ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो इसलिए आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें 3 आंसर है इसका राइट, ठीक है ना, 3 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर मान लो ये सेंटेंस आ जाए, सी सेड टू हिम वी शुड वेट हियर, अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आप क्या बनाओगे? यहां अगर ये सेंटेंस आता है वी शुड वेट हियर, तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? ये एक डायरेक्ट है और इसे आप इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आपको कैसे बदलना है? सर आसान है, सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। बिल्कुल सही बात है, टोल्ड में इसलिए बदल जाएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है। अब आगे कनेक्टिव क्या लगाएंगे? साधारण वाक्य है इसलिए दैट लगा देंगे। अब आप यहां ध्यान रखना, ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के पास जाएंगे तो यहां तो सी है, तो ये स्पीकर हो गया, और इधर भी यहां पर स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन भी क्या है? स्पीकर। तो इसका मतलब है कि यहां तो कह रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमें यहां इंतजार करना चाहिए, और यहां पर अगर हम सी के हिसाब से लगाएंगे तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बी में कहीं ना कहीं कोई और है, सी तो है ही है, सी के अलावा इसका जो रिसीवर है ये भी इसमें शामिल है। और जब दो थर्ड पर्सन के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करें तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? दे। क्या यूज करेंगे? दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड प्रोनाउन को आपको ध्यान रखना है कि जब दो थर्ड पर्सन के लिए कोई जॉइंट प्रोनाउन यूज करना हो तो वहां पर क्या यूज करेंगे? दे। तो यहां बी मत लगाना, क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे। तो ये हो जाएगा दे शुड, दे शुड वेट हियर। हियर दियर को इसलिए नहीं बदलते, जब टेंस ही नहीं बदलता है तो आपको एडवर्ब, टाइम और प्लेस संबंधी एडवर्ब नहीं चेंज करना है। तो यहां पर यही होगा इसका राइट, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगर ये सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाए, कैसे? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, इसी में ही अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए, एक और पेज ले लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, सी सेड टू मी वी शुड वेट हियर, इस प्रकार से यहां पर इसको लिख दिया जाए, तो इसमें प्रोनाउन संबंधी कैसी सावधानी रखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसमें अभी आसान है, देखो सेड टू को किस में बदल देंगे? बिल्कुल आप टोल्ड में बदल देंगे, सी की जगह मी आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, मी यहां पर आ जाएगा, दैट कनेक्टिव लगाएंगे। लेकिन फिर वही बात है, स्पीकर स्पीकर के पास आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग जो स्पीच है इसका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सी के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ सी को लगाएंगे तो इसका मतलब है सेंटेंस का मीनिंग अधूरा हो जाएगा, यानी कि सी शुड वेट हियर, जबकि वो कह रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो इसका मतलब सी के अलावा कोई और है। तो यहाँ पर आपका लिसनर दे रखा है रिसीवर, तो इस सी के साथ मी है, और आपको पता है जब थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आए तो उनके लिए जॉइंट जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो इसको आप ध्यान रखना। डिटरमिनर में आपने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट पर्सन के साथ आपका क्या आए, जी हाँ थर्ड पर्सन आए, या सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आए, तो उनका जॉइंट प्रोनाउन हमेशा क्या रहता है? बी। एक ही ध्यान रखना है आपको, इनका पजेसिव भी आपको ध्यान रखना है, अवर लगाना है। क्या लगाना है? अवर। ऐसे भी सेंटेंस आ चुका है, यू एंड सी हैव जस्ट
कंप्लीटेड होमवर्क। अगर इसका पजेसिव पूछे तो आप क्या बताएंगे? इसका पजेसिव अगर आपसे पूछ ले तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा योर, ऑप्शन मिलेगा दियर, ऑप्शन मिलेगा अवर, और ऑप्शन मिलेगा कुछ और, यहां पर ऐसे लिख देंगे हर। तो याद रखना, जब सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आए तो उसका जॉइंट यू ही रहता है, और यू का पजेसिव क्या बनता है? योर। क्या बनता है? यहाँ योर ही बताना है आपको। क्या बताना है? योर। इनका ये आया हुआ है सवाल, एसएससी में आया था, डिटरमिनर में पूछा था। तो इनको इनके आपको ध्यान रखना कि अगर सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट आए तो आपको फिर क्या लगाना है? बी। थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट आए तो इनके लिए भी पजेसिव में आपको क्या लगाना है? जी हाँ, यही लगाना है। प्रोनाउन के रूप में क्या लगाना? वी, और वी का क्या बनेगा? अवर। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड पर्सन एब्सेंट ही है, तो प्रेजेंट तो यू ही है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहां पर सी के साथ मी है तो इसके लिए बी आएगा। क्या आएगा? बी। वी शुड वेट, वी शुड वेट हियर, यहाँ वी ही आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमेशा सन्वटे तेईस नहीं दे रखना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। जब तक आपके प्रोनाउन ठीक से नहीं है तब तक आप प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी दे दूं तो वहां पर भी गड़बड़ी कर सकते हैं, वहां पर भी गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट और एब्सेंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाए, यही सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, सी सेड टू मी, वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प यू, वी शुड हेल्प यू, हेल्प यू, और इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा आ जाए। अब आप क्या बदलेंगे? यहां सेंटेंस आएगा, सी सेड टू मी वी शुड हेल्प यू, वी शुड हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। तो आप सर कह देंगे आसान है सर, सेड टू को किस में बदल देंगे? सर टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। सी यहाँ आ जाएगा, मी यहाँ आ जाएगा, कनेक्टिव दैट लगाएंगे। सर हम किसके पास जाएंगे? सी। लेकिन सी के अलावा, सी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, दोनों हैं, तो इसका मतलब सी के अलावा कोई और है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम इसको शामिल कर लें। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन और ये मी एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ये भी रिसीवर है, ये भी क्या है? रिसीवर है, लिसनर है ये इस स्पीकर का क्या है? लिसनर है। तो ये लिसनर है और सेकंड पर्सन भी लिसनर है, तो ये दोनों व्यक्ति एक है, और ये इसमें शामिल नहीं है। इस सी के साथ में यहां पर मी शामिल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि इस सी के साथ मी नहीं है, लेकिन कोई और है जो बी के साथ उसकी मदद करेगा, क्योंकि अगर ये होगा तो ये अपने आप की मदद नहीं कर सकता। तो इसको आप याद रखना, जब यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां मी है तो मी शामिल नहीं होगा इसके साथ, अगर यहां पर प्लूरल फर्स्ट पर्सन आता है तो। देखो यहां आई आता तो आपको कुछ नहीं चेंज करना पड़ता, क्योंकि आई सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां प्लूरल है, यहां सिंगुलर है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं, तो इसलिए यहां पर सी के साथ कोई और है, थर्ड पर्सन में प्लूरल ही बनाना है, तो दे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और ये बनेगा दे शुड हेल्प, और यू को किस में बदलेंगे? मी में, तो मी बदलेंगे, इस प्रकार से बनेगा। तो इस चीज को अभी आप ध्यान रखना। हम लोग क्या ऐसे ही जबरदस्ती प्रोनाउन में सनबटे 23 को हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना है। अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, जैसे टीचर सेड, ऐसे आ जाए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद आपसे पूछता, वो कहता है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। टीचर कहता है बच्चों से कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो इस बी को किस में बदलेंगे? अरे बोलो तो सही, इस बी को किस में बदलेंगे? तो आप कहेंगे सर बी को हम, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है तो टीचर के पास जाएंगे, लेकिन टीचर तो सिंगुलर है, तो ये बी यूनिवर्सल है। यहाँ जेनरिक रेफरेंस में अगर बी यू और दे का यूज होता है तो उस जगह भी आपको प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। तो बी का बी रहेगा, क्या रहेगा? बी रहेगा। बी कैन नॉट, और चेंज और नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, टेंस भी नहीं बदलेगा, भले ही यहाँ पास्ट ही क्यों ना दे रखा हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल है कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो आप पास्ट में नहीं बदलेंगे इसे, कुड, गलत हो जाएगा सेंटेंस, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो मैं वापस चलता हूं, तो मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन जो कर सके थे 77, 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, 78, 78 क्वेश्चन कह रहा है, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ड्रेडफुल आइडिया। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि एक्सक्लेम से क्लियर है। तो ही सैड इट इज ड्रेडफुल, ही सैड व्हाट इज ड्रेडफुल, इस प्रकार से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं।
ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए। ही सैड इट इज ए ड्रेडफुल आइडिया। तो देखो एक बात तो ये है कि यहाँ पर इट वाज है तो टेंस तो बदलेगा, तो आप टेंस बदलेंगे तो दिस इज तो आएगा नहीं, ये वैसे ही गया। वाट से सेंटेंस ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट इट दे रखा है, तो ये भी आपका वाट गया। तो सिंपल सा ही है कि ही सैड इट इज ए ड्रेडफुल आइडिया, तो इसको बदलेंगे क्योंकि ये ड्रेडफुल आइडिया एक्सक्लेमेटरी है, तो उसको आप कैसे बदलेंगे कि ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए ड्रेडफुल आइडिया। तो ये सिंपल तरीके से भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार और। हाँ जी, इसमें वाट आना चाहिए एक्सक्लेमेटरी में, क्योंकि चिन्ह नहीं आ रहा इसमें। क्या नहीं आ रहा? चिन्ह नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा आप देखना कि यहाँ पर ए वाट ए ड्रेडफुल आइडिया इट इज होगा। क्या होगा? वाट ए ड्रेडफुल आइडिया, क्योंकि इसमें दे रखा है इट, माफ कीजिएगा ये दिखाई नहीं दिया, तो यही इसका राइट आंसर है। 4 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें वाट नहीं है, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कोई वर्ड होता, अलास वगैरह ऐसे वाट शब्द आएगा तो ही तो आप एक्सक्लेम लगाएंगे, हुर्रा अलास ऐसे कुछ वर्ड आए। नेक्स्ट देखो अगला। टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट। अब टीचर ने कहा है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये टेंस बदलेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना। जिसमें टेंस बदल रहा है पहले तो उसको निकालिए। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोटेड, देखो ये वाला गया और 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब एक तो कह रहा है टीचर सेज और दूसरा कह रहा है सेड। जब मैंने आपको कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आते हैं तो टेंस नहीं बदलता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऊपर आपने ऑलरेडी सेड दे रखा है तो सेज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका वर्ब कभी चेंज नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, उसी के प्रोनाउन बदलते हैं, ठीक है ना, उसी में ही टाइम्स और प्लेस संबंधी एडवर्बियर का चेंज होता है। तो यहाँ पर ये सेज दे रखा है इसलिए गलत है। तो 3 ऑप्शन गए आपका 4। एक पहला ही नंबर वाला ऑप्शन सही है कि टीचर ने कहा कि पानी तेल जो है पानी पे तैरता है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लोटी गुपका वही अर्जुन वहीवान, ये समय के अनुसार है। अब पानी की मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा कम है, तो यही होगा। लेकिन जब तेल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो आप पानी भी तेल पर तैर जाएगा। आप तेल के गिलास में पानी की बूंद डालिए वो तैरने लग जाएगी। और समय समय की बात है, सबका आता है टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका स्क्रीन पर है, ही ऑफर टू ब्रिंग मी सम टी। देखो जर्नली बिल सेल के साथ स्टार्ट करते हैं हम, इंट्रोगेटिव जैसे देखते हैं वो भी ऑफर्ड होते हैं। बिल यू विजिट माई होम, क्या आप मेरा घर देखना पसंद करोगे, ठीक है ना। बिल यू लाइक टू, इस प्रकार से हम बोलते हैं तो उसमें ऑफर्ड का ही भाव है। तो एक तो आपको ये याद रखना है सेल से बनेगा। अब सेल आई ब्रिंग यू सम टी सैड ही टू मी, तो सबसे पहले ये देखो इस वाक्य का देखो, सैड ही टू मी, तो यहाँ पर ही ऑफर्ड मी, ये यहाँ तक तो सही है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब इसे बदलेंगे, यहाँ पर ये सेंटेंस को आप सीधा कर लीजिए, कैसे लिखेंगे, ही सेड टू मी। अब सेल को अगर हम बदलें, सेल को हम बदलें तो सेल के हिसाब से देखो, आप आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आ रहा है, मी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ये सुनने वाला यहाँ पर मी है, तो इसमें अगर हम देखें सेल ही ब्रिंग, क्या आएगा, सेल ही। अगर हम इसको पूरा लिख दें एक बार के लिए और सेल ऐसे लिखते हैं सेल आई, अब आई किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ही के पास। तो यहाँ पर ऐसा अगर डायरेक्ट आता है तो यहाँ पर ही आता, ठीक है, क्या आता, ही। तो इसका मतलब है कि आप इसे एक बार और अच्छे से देखो, तो यहाँ पर देखो ऑफर ही टू मी तो आएगा नहीं, ठीक है ना। सैड आई टू मी देखो आप एक बार, अगर हम सैड आई टू मी लगाएंगे तो भी गलत है, क्योंकि एक अपने आप से नहीं कह देगा, तो ये भी आपका गलत है। आई सैड टू हिम, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए एक बार, आई सैड टू हिम, और उसके बाद आप लगा कर देखेंगे सेल आई, सेल आई लगा तो आई किसके पास जाएगा, आई के पास, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। तो इस चीज में आपको 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके गए, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक है। तो 2 ऑप्शन गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 ऑप्शन। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आई है, ये जो बदल रहा है वो किसके हिसाब से है, इसी के हिसाब से। तो सेल आई यहाँ पर आएगा, तो यहाँ सुनने वाला है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। सेल आई ऑफर सम टी फॉर मी, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि ऊपर फॉर मी वाला कोई ऐसा लॉजिक नहीं दे रखा था, इसलिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन है ये, सेल आई ब्रिंग यू सम टी, ये कह रहा है ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी, उसने ऑफर दिया टू ब्रिंग मी, लाने के लिए मुझे सम टी, ठीक है। सेल आई ब्रिंग यू सम टी, क्या हम आपके लिए कुछ टी लेकर आए? तो यह भले ही ये प्रश्नवाचक है, प्लीज दे रखा है, रिक्वेस्ट आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑफर, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको यही लगाना, क्योंकि यू को किस में बदलेंगे आप? यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे बना के देख लीजिए पूरे इस वाक्य को, अगर आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, देखो। इस सेंटेंस को पहले तो शुद्ध लिखो, सेल आई ब्रिंग यू सम टी, और सेंटेंस है आई सेड टू मी। तो सेड टू को किस में बदल देंगे? ऑफर्ड में। किस में बदल देंगे? ऑफर्ड में। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे आई ऑफर्ड, लेकिन इसमें क्या आना है? हाँ ही सेड है, माफ कीजिएगा, यहाँ ही सेड है, तो यहाँ ही आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ही ऑफर्ड मी, क्या जाएगा? ही ऑफर्ड मी, और ही ऑफर्ड मी, और उसके बाद आप टू के साथ जोड़ देंगे, टू ब्रिंग, क्या आ जाएगा? टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, यू को किस में बदलेंगे? यू को बदलेंगे आप किस में? मी में। तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा है? देखो मी दे रखा है, आ रहा है कि नहीं? तो यू को सेकंड में इसी में बदलेंगे, तो इसलिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो ऑब्जेक्ट उसमें दे रखा है, मी आना चाहिए, तो मी आ रहा है। यहाँ क्या दे रखा है? हिम दे रखा है, इसलिए गलत है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, ये बहुत ईजी है। ही सेड मोहन व्हेन इट इज द नेक्स्ट ट्रेन इज, देखो सेंटेंस की प्रकृति देखो, सबसे पहले इनसे घबराना नहीं है, ही सेड मोहन, उसने मोहन से ही कहा है, तो मोहन इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। अब आपको देखना है कि सेंटेंस की प्रकृति है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच है, तो आस्क आएगा, तो यहाँ पर एक ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गया, क्योंकि इसको एक बार अभी एक बार चेक कर लेते हैं। आस्क आएगा, आस्क के बाद मोहन आएगा, और फिर आपका कंजंक्शन याद रखना डब्ल्यू एच ही आता है, वैन, और उसके बाद डायरेक्ट क्या आता है? फिर सब्जेक्ट आता है, तो द नेक्स्ट ट्रेन आ जाएगा, द नेक्स्ट ट्रेन आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये सैड है, तो इसका मतलब है कि टेंस बदलेगा, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में वैन बस दे रखा है, जबकि वैन के जस्ट बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, इसलिए ये बिल्कुल गलत। यहाँ भी वैन के बाद क्या दे रखा है? हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, जबकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, क्योंकि खुद ही कंजंक्शन का काम करता है, और टेंस भी बदला हुआ है, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मोहन ने उसने मोहन से कहा कि व्हेन इज द ट्रेन नेक्स्ट, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है? तो मोहन ने उसने मोहन से पूछा कि अगली ट्रेन कब थी, ठीक है ना, पास्ट की बात है, स्थान संबंधी सब परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ही सेड टू हर, ठीक है ना, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतना कठिन मेहनत क्यों कर रहे हो? अब ये सेंटेंस की प्रकृति कैसी है? इंटरोगेटिव है, और जब सेंटेंस की प्रकृति इंटरोगेटिव होती है डब्ल्यू एच वाली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आस्क में जाएगा, सैड को किस में बदलेंगे? आस्क में, तो आस्क में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चारों में, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देखना है कि वाई का कंजंक्शन वाई आएगा, और वाई के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर वर्ब दे रखा है, यहाँ पर वर्ब दे रखा है, तो दो ऑप्शन आपके बिल्कुल गए, एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दो बचे हैं, ये देखना है ये टेंस किसका है? हमेशा टेंस का अगला पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस देखिए, तो ये तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस का है नहीं, तो आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस मिल गया, तो यही इसका राइट आंसर है। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप बिल्कुल भले ही प्रोनाउन चेक नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिख रहा है, अगर ऑप्शन होता है कि नॉट इन नन ऑफ दीज, तो वहां पर आपको प्रोनाउन चेक करना है, जबकि ऐसा नहीं होता, जब चारों दे रखे होते हैं तो आपको प्रोनाउन संबंधी भी चेक नहीं करना, क्योंकि तीनों हो ही नहीं सकते, टेंस संबंधी है, तो यहाँ वज वर्किंग सो हार्ड आएगा, क्योंकि क्या आएगा? यू को किस में बदलेंगे? यू को इस सी के हिसाब से, और सी हर है ये, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, जिस केस में होता है उसी केस का रखा, आप सब जानते हैं, नॉर्मल बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द डॉक्टर एडवाइज मी, डॉक्टर ने एडवाइस दिया, ये पहले से ही उसने बना रखा था, सेंटेंस है, डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में मत तैरो, ऐसा डॉक्टर ने मुझसे कहा है, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है, तो जनरली डॉक्टर वाली बातें एडवाइस में जाती हैं, और उसने यहाँ पर बना रख के दे रखा है। सेंटेंस जब डू नॉट से स्टार्ट होता है तो इम्पेरेटिव भी माना जाता है, उसे आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। अगर यहाँ एडवाइस ना होता, फॉरवर्ड होता, तो आप नॉट को प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ नॉट का प्रयोग करना होगा, तो आप डू को हटा दो,
और नॉट टू के साथ में पूरा सेंटेंस जोड़ दो। इसमें प्रोनाउन कुछ है नहीं तो चेंज करना हो तो जहां पर नॉट टू है तो देखो डू नॉट नहीं आएगा, दैट आता ही नहीं है, आपको बताइए। ये भी डू नॉट स्विम दे रखा है, नहीं आएगा। नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, ये थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये क्यों गलत है, ये स्प्लिट इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू इन्फिनेटिव के बीच में यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को सामान्यतः एक साथ लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता टू के साथ आप नोट लगा दें और फिर फर्स्ट फॉर्म। ऐसा अगर आप रखते हैं तो इसे बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव। और ऐसा ग्रामर में एक्सेप्ट नहीं है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कहीं भी आए आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, यही होता है। तो पहले नोट लगाना होता है। तो ये 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। रवि ने कहा है, रवि सैड आई पोस्टेड द लेटर। तो रवि ने कहा है आई पोस्टेड द लेटर, तो सैड है तो सैड को सैड में ही रहने दो, तो कुड तो आएगा नहीं, बस आएगा नहीं। और रवि सैड, यहां तक तो 2 ऑप्शन बिल्कुल गए। अब सैड को सैड ही इसलिए रखा जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आगे देखो यहाँ सब्जेक्ट है तो ये किसके हिसाब से बदलेगा? ही के हिसाब से, यानी कि रवि के लिए ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ही भी लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हैड पोस्टेड द लेटर दे रखा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो टेंस संबंधी यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 1 नंबर होगा। आप जब टेंस संबंधी अगर तीनों में सही नहीं बैठ रहे हैं तो आपको प्रोनाउन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। कैन यू राइड ए बाइसिकल आई आस्क गीता। मैंने गीता से पूछा क्या आप साइकिल चला सकती हो। तो आप यहाँ देखो सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है, वो पूछ रहा है कैन यू, ठीक है ना। तो कैन यू राइड ए बाइसिकल आई आस्क गीता, हालांकि इस प्रकार से नहीं लिखा जाता इसे, ठीक है ना, आई कैपिटल में ही लिखा जाता है। आई आस्क गीता ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आस्क गीता। अब ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर से लगाना होगा। तो यहाँ वेदर, अब सी यू को किसमें बदलेंगे आप, इसे सेंटेंस को क्या करना है, ऐसे लिखना है, आई आस्क है। ऐसे कई बार क्या है आपको खुद को ही इस प्रकार से लिखना है, आई आस्क गीता। अब यहाँ पर ये आस्क को किस में बदल दिया आपने, आस्क में ही रहने दिया क्योंकि वो खुद ही कह रहा है। अब आगे ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन गीता के हिसाब से जाएगा, और गीता के लिए आप सी का यूज करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? सी का, क्योंकि यहाँ टेंस ऑलरेडी आस्क कह रखा है, पास्ट है, तो ये कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये बाकी के ऑप्शन इसके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि कब कहाँ क्या करना है। गिव मी सम टी मदर्स, मदर ने, गिव मी सम टी मदर, तो मदर, गिव मी सम टी मदर, तो मदर ऑर्डर, ठीक है ना। तो मदर ने ही तो कहा है, लास्ट में कॉमा लगाकर जब मदर बोलते हैं तो वोकेटिव केस होता है। तो मदर ऑर्डर टू गिव हर सम टी, ही आस्क द मदर टू गिव हिम सम टी, ठीक है ना। द मदर ऑर्डर देम टू, देखो देम तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये इसलिए गलत है। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड जर्नली किस में आता है? जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। तो 2 ऑप्शन तो आपके गए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है ना। ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें तो प्रोनाउन संबंधी प्रॉब्लम आपको निकलनी दिख रही है। और प्रोनाउन संबंधी अगर प्रॉब्लम को आप देखें तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या करना है हम, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर मदर लिख दें, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर गिव मी सम टी मदर ही आस्क, तो यहाँ मदर के लिए हम क्या लगाएंगे? मदर ही तो पूछ रही है, गिव मी सम टी मदर। तो ही आस्क द मदर, उसने माता से पूछा। ये सुनने वाला है, कहने वाला कोई और है, ठीक है ना, कहने वाला कोई और है, ठीक है ना। तो यहाँ स्पीकर अलग ही है, क्योंकि जब इधर ऑब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो तो यहाँ थर्ड पर्सन ही माना जाता है। तो इसलिए ही आस्क द मदर टू गिव हिम सम टी, ठीक है ना। मदर ऑर्डर टू गिव हर, अब हर क्यों आएगा ये देखो, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इसलिए आपका ये गलत है। बाकी का आपको ये ध्यान रखना है कि ये मदर तो एक तरह से रिसीवर होता है, सुनने वाला, कहने वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो अपने आप से कह नहीं सकता। ये नहीं कह सकेगा कि ही गिव मी, ठीक है ना, ही आस्क द मदर, ऐसे नहीं कहेगा। ही सेड टू मदर नहीं कह सकता, क्योंकि मी आ रहा है ना, गिव मी, तो इसलिए आई सब्जेक्ट नहीं है, ही है, और यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। शूट द प्रिजनर सेड द ट्राइंट, ऐसा ट्राइंट ने कहा है कि प्रिजनर को शूट कर दिया जाए। तो कमांडेड शब्द आएगा, जैसे अधिकारी, बड़ा अधिकारी कोई कहता है तो वो कमांडेड में जाता है। तो सैड पास्ट में है तो आप कमांडेड शब्द देखें, द ट्राइंट कमांडेड। अब प्रिजनर्स, तो यहाँ पर आपको देखना द ट्राइंट कमांडेड, ठीक है ना, द प्रिजनर्स। तो देखो प्रिजनर को उसने कमांड नहीं दी है, ठीक है ना, किसी और को दी है, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। अब आप यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, देम,
टू सूट द प्रिजनर, ऑर्डर की बात नहीं है, कमांड की बात है। जब भी ऐसे मार्च फॉरवर्ड सूट वाले शब्द आए, सूट द प्रिजनर टोल्ड द ट्रायंट, तो यहां पर ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा, तो आपका आंसर जो होगा द ट्रायंट कमांडेड देम, किसी से कहा है, ठीक है ना, सूट द प्रिजनर टोल्ड द ट्रायंट, ऐसा टोल्ड ने कहा कि इन प्रिजनर को, तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर में जनरली टू प्लस इन्फिनेटिव से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है टू सूट द प्रिजनर, ये तो आपका टू से जोड़ेगा, लेकिन कहा किसी से, थर्ड पर्सन से आपको मानना पड़ता है, तो यहाँ पर ये वाला नीचे वाला देखें हम, तो नीचे वाले में ये वाला है देम दे रखा है, इसलिए इसलिए ये सही है आपका, ऊपर में ये ऑर्डर है, ऑर्डर की वजह से गलत है, तो ये 3 नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, रेनो सैड, रेनो ने कहा है कि वी वुड राइट बुक्स, हम पुस्तक लिखेंगे। अब इसका क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट, तो सैड दैट, तो इसका मतलब सैड ही आएगा, एक बात तो ये है, तो चारों में सैड दे रखा है, ये तो बात सही है। अब आगे कह रहा है कि ही वुड, तो एक ये भी ध्यान रखना कि यहाँ बिल आएगा, तो वुड और शुड वाले सेंटेंस गलत हो जाएंगे, तो 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल निकल गए। अब आपको ये देखना है कि अगर इसको हम बनाएंगे, अगर माना कि कल्पना करके कि ये वाला सही है, तो हम ई को किसके हिसाब से बदलेंगे, रेनो के हिसाब से, रेनो का क्या कर देंगे, ही, जो कि टेंस पास्ट है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है ना, और यहाँ पर वुड के साथ बी दे रखा है, जबकि आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मॉडल का ही पास्ट रूप बदलता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गया। अब आपका पास यही बचा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम इसे बदलाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ रेनो की जगह क्या आ जाएगा, ही, और ही के साथ सेल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। भाई ही के साथ बिल आएगा और बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, और राइट द बुक्स आ जाएगा, तो ये बिल्कुल आप सही है, 4 नंबर इसका राइट है, क्या है, 4 नंबर। आप उसे बना के देख लिया करो ऑप्शन के आधार पर कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द गर्ल्स आस्क मी इफ आई वुड वेट फॉर ए मिनट, गर्ल्स ने पूछा कि क्या मैं थोड़ा और 1 मिनट के लिए इंतजार कर लूं, तो गर्ल्स सैड, ठीक है, गर्ल्स सैड और गर्ल्स आस्क, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है इफ, तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो वुड से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये इसलिए गया। कैन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे वुड दे रखा है, तो कुड अगर होता तो पॉसिबिलिटी बनती। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ये दोनों ऑप्शन गए, द गर्ल सैड टू मी, ठीक है। अब इसे बना के देखो, यहाँ पर आप जब बनाएंगे तो इसे किस में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे आप आई में, आई किस में बदल देंगे, आई में, तो अगर ऊपर है आई तो बिल्कुल सही है, इफ भी लगेगा कनेक्टिव के रूप में, इफ। अब इसका पास्ट रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मिनट, तो यहाँ पर आई के साथ आपको क्या लगाना है, क्योंकि जैसे ही हम इसको बदलेंगे आई, तो आई के साथ उसने ऑलरेडी क्या दे रखा है, वुड लगा रखा है, वुड लगा रखा है उसने अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा, क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये सेल आई है, ठीक है ना, सेल आई, लेकिन आप देखो इफ या वेदर से बनाएंगे, इसको बना के देख लिया करो, तो इसी हिसाब से आपका ये बन जाएगा, तो इसमें 3 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है, 3 नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एडवाइज मी नॉट टू बी हैस्टी, मेरे मित्र ने मुझे एडवाइस दी नॉट टू बी हैस्टी, क्या है, जल्दबाजी मत करो, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी, ये ऑलरेडी बना के रखा है, इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट बनाना है, डोंट बी हैस्टी माई फ्रेंड एडवाइस, तो ये इस प्रकार से आप कहेंगे नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गया। ट्राई नॉट टू बी हैस्टी, तो ट्राई नॉट लगाने की कहाँ जरूरत है, ये भी आपका गया। प्लीज अगर आएगा तो रिक्वेस्टेड शब्द आएगा, तो इसलिए आगे रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड नहीं है, तो माई फ्रेंड सेड हाउ हैस्टी यू आर, तो माई फ्रेंड सेड हाउ हैस्टी यू आर, माई फ्रेंड सेड हाउ हैस्टी यू आर, तो माई फ्रेंड ने कहा है कि हाउ हैस्टी, तो आप कनेक्टिव के रूप में अगर हाउ ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सक्लेम लगाएंगे, अगर ऐसा है तो एक्सक्लेम वाला ये है नहीं, तो आपका देखो 3 ऑप्शन नहीं है, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि हाउ लग रहा है, तो यहाँ पर यही होगा, डोंट बी हैस्टी, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत रहो, माई फ्रेंड एडवाइस, मेरे फ्रेंड ने क्या है, एडवाइस दिया, तो आपका 1 नंबर वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, 90 का 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, डू द स्टाफ हैव एनी प्रॉब्लम, द मैनेजर आस्क, मैनेजर ने पूछा है क्या स्टाफ को कोई समस्या है, तो मैनेजर आस्क पूछ रहा है, तो आपको ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, तो इंक्वायर्ड 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 सब में इंक्वायर्ड लग रहा है। अब सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से, तो आप इफ या वेदर लगा सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है। अब इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे आपका द स्टाफ सब्जेक्ट आएगा, द सब्जेक्ट आएगा, चूंकि वर्ब वहां पर पास्ट है, तो इसका आपको टेंस तो नहीं बदलना है, सीधा ही आपको इस प्रकार से वेदर
ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का देखो, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। रुको रुको एक सेकंड। हैड एनी प्रॉब्लम, द स्टाफ हैड एनी प्रॉब्लम। ये है देखो प्रेजेंट है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। यहाँ पर ये भी है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। और ऊपर वाला हैड है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। तो आपका ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हैड जो है इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ही पास्ट परफेक्ट होता है, वरना सिंपल होता है। आई हैड ए कार, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई हैड आ कार ऐसे सेंटेंस आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ यही होगा, द मैनेजर इंक्वायर्ड, मैनेजर ने पूछा है कि वेदर द स्टाफ हैड एनी प्रॉब्लम, क्या स्टाफ को कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ही सेड टू मी डू यू नो माई नेम, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही सेड टू को, अब देखो सेंटेंस है यहाँ इंट्रोगेटिव तो आस्क में लगाएंगे, तो यहाँ टोल्ड वाला हटा दो और सेड वाला हटा दो। आस्क वाला देखो यहाँ तक ठीक है, ये वाला ये भी आपका देखो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ इफ और वेदर से लगाना है। और इफ या वेदर से लगाएंगे तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार के सेंटेंसों को, यहाँ यू है तो यू किसके हिसाब से जाएगा? मी के हिसाब से, तो आई सब्जेक्ट लगेगा और आई के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ये टेंस गलत है, इसका भी यहाँ पर टेंस, तो एक सेकंड। इफ ही न्यू माई नेम, अब यहाँ पर ये देखो कि माई किस में बच जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? ही, और ही का पजेसिव क्या बनेगा? हिज, तो क्या जाएगा? हिज। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, हिज आना चाहिए। तो आगे सेंटेंस ऊपर वाला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? हिज। तो प्रोनाउन संबंधी आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है प्रोनाउन संबंधी एरर है। प्रोनाउन संबंधी और टेंस संबंधी एरर अगर आपको आते हैं, अर्थात आप अगर प्रोनाउन और टेंस को थोड़ा सा ठीक से देख जाए तो आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा टाइम वेट्स फॉर नन। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये यूनिवर्सल थ्रोट है, टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो इसे देखो, दैट टाइम्स वेटेड, ये बिल्कुल गलत है। भले ही यहाँ प्रेजेंट पास्ट वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट टाइम्स हैड वेटेड, ये भी नहीं आएगा। दैट टाइम्स वेट फॉर नन और दैट टाइम्स वेट फॉर नन। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे ही आस्क है और ही टोल्ड है, तो आस्क तो इंट्रोगेटिव में जाता है इसलिए ये गया। तो ही टोल्ड हर दैट टाइम्स वेट फॉर नन, उसने कहा, उसने उससे कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यही चार ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका यूनिवर्सल है। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने कहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे? क्योंकि सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्रकृति का तो आस्क में, तो टोल्ड वाला चला जाएगा, सेड वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा। अब फिर भी इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, कनेक्टिव व्हाट ही लगेगा। अब आपको व्हाट के बाद में आपको ध्यान रखना सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि व्हाट एक खुद ही यहाँ सब्जेक्ट होता है। तो व्हाट के बाद आपको क्या लगाना है? ये योर किस में जाएगा? ही के लिए, और हिम का जो ऑब्जेक्ट है, हिम तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका पजेसिव क्या होता है? हिज, तो यहाँ हिज नेम आ जाएगा और हिज नेम बस, ठीक है ना। तो ही आस्क हिम व्हाट हिज नेम, बस उसका नाम क्या था, उसने उससे पूछा उसका नाम क्या था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, राम सेड टू मी लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। राम ने कहा कि लीव मी अलोन, तो राम सेड टू मी टू लीव मी अलोन। तो मी यहाँ आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मी किसके पास जाएगा? राम के पास, और राम के लिए क्या आएगा? हिम। तो दो ऑप्शन तो ये आपके वैसे ही चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हर दे रखा है तो भी गलत है, क्योंकि राम हर नहीं हो सकता, तो आपको सोचना नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बॉयज से कहा डोंट एनॉय मी, मुझे नाराज मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो यहाँ सैड टू कह रहा है और आगे सेंटेंस है कैसा? इंपेरेटिव है। कैसा है? इंपेरेटिव। टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एनॉय हिम। अब सबसे पहले ये देखो प्रोनाउन संबंधी, यहाँ मी है और मी किसके पास जाएगा? टीचर के पास, और टीचर के लिए हिम आएगा। तो ये हिम 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 सब में दे रखा है, ये इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। आज का आएगा नहीं, क्योंकि आज का इंट्रोगेटिव में आता है, तो 2 नंबर वाला ऑप्शन गया। और यहाँ डोंट एनॉय आप डायरेक्ट कभी लिखते ही नहीं है, नोट्स लगाकर लिखते हैं। सैड दे रखा है, सैड टू द बॉय, लेकिन यहाँ पर फिर नेगेटिव नहीं दे रखा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो फॉरवर्ड के बाद में आपको नोट नहीं लगाना है। फॉरवर्ड हुआ, डिनाइड हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ वर्ब आती हैं तो आपको नॉट नहीं लगाना है। द बॉय टू एनॉय हिम, तो टीचर ने मना किया है लड़कों से टू एनॉय हिम, उसे गुस्सा मत करो, उसे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शी सेड अलेस हाउ फुलिश आई हैव बीन, उसने कहा मैं कितना मूर्ख हो गया, मैं कितना मूर्ख हूं। तो ही एक्सप्रेस विद सॉरो, ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट, ही एक्सक्लेम रिग्रेटिंग हिज फुलिशनेस, और ही एक्सप्रेस विद सॉरो। तो देखो अलेस जब भी आएगा तो आपको सॉरो लगाना है, तो एक्सप्रेस तो यहाँ लिखना नहीं है। एक्सक्लेम
तो आना चाहिए एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट। अब आपको ये देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट है ही और आई है, आई किसके पास जाएगा, स्पीकर के पास, और यहाँ का स्पीकर यही है, क्योंकि स्पीकर ये सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वो स्पीकर ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा और यहाँ पर आएगा ही, ठीक है ना। और ही के हिसाब से यहाँ पर हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन। और चूंकि हाउ आ रहा है तो वेरी आ जाएगा, और व्हाट आता है तो वंडरफुल जैसे शब्द आ जाएंगे, स्प्लेंडेड या और भी ऐसे एडजेक्टिव यूज रख लेंगे। तो यहाँ 2 नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राम सेड, राम ने कहा है चिल्ड्रन हैड बेटर गो वेड अर्ली। देखो हैड बेटर में आपको चेंज नहीं करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि हैड के साथ बेटर आता है, जैसे पास्ट सिंपल आ जाए और वोज आ जाए तो उसका चेंज नहीं कर सकते, तो हैड बेटर का हैड बेटर ही रहेगा। तो सबसे पहले ये हैड बेटर वाला देखो, यहाँ शुड दे रखा है ये गलत है, यहाँ पर गो टू दे रखा है ये भी गलत है, और यहाँ भी गलत है, तो हैड बेटर का हैड बेटर ही होता है। अब सैड को उसने साइड रख दिया, कनेक्टिव भी लगा दिया दैट चिल्ड्रंस, ठीक है ना। अब चिल्ड्रंस के बाद आपको हैड बेटर गो टू बेड, तो यही आएगा। राम ने कहा कि बच्चे कि चिल्ड्रंस हैड बेटर गो टू बेड, बच्चों को सो जाना चाहिए, बच्चों की भलाई इसी में कि वो सो जाएं, ठीक है ना। हैड बेटर वुड रादर वाले सेंटेंसों में आपको ऐसे ही रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3, सी सेड, उसने कहा है, तो उसने कहा है, तो सी कुड रीड तो डायरेक्ट आएगा नहीं, और चूंकि यहाँ कुड आ रहा है तो सेज भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सी सैड, सी एट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए सी सैड, उसने कहा, सी कुड रीड व्हेन सी वाज 3, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस देखो ये वज है, क्या है, वज है, तो ये इसी स्ट्रक्चर में रहेगा, ये नहीं कह सकते सी सैड सी रीड एट 3, गलत हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर वाला ऑप्शन है आंसर की, में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये इसका आंसर है। सी सेड दैट सी कुड रीड व्हेन सी वाज 3, जब वो 3 साल की थी तब वो पढ़ा करती थी, ऐसा उसने कहा। तो पास्ट पास्ट वाला उसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगला देखो नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द बॉयज यू कैन डू दिस वर्क, टीचर ने कहा लड़कों से कि तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि यू को किस में बदलना है, यू को वॉइस में, और वॉइस के हिसाब से आपको दे लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो साधारण सेंटेंस है तो टोल्ड आ जाएगा वॉइस दैट, और दे और कैन का क्या हो जाएगा, कुड डू दैट वर्क। तो यहाँ पर यही आंसर है, बाकी का ये टोल्ड द वॉइस दैट दे कैन, कैन का कैन ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब है पास्ट की, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन आ गए। यहाँ पर इफ लगा रखा है इसलिए ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न इज, सी सेड द वॉइस, उसने लड़के से कहा कि तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो, कमाने में कितना एक्सपेक्ट करते हो। तो सी आस्क, देखो हाउ से स्टार्ट है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आस्क लगा देंगे। तो आस्क वाले यहाँ तक ठीक है, ये सभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाउ के बाद, हाउ मच के बाद में कनेक्टिव के रूप में आपको लगा रहे हैं WH को, तो आपको सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ हाउ मच के बाद डिड दे रखा है, यहाँ पर भी डिड दे रखा है, हाउ मच के बाद ही एक्सपेक्ट, लेकिन टेंस बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ टेंस देखो प्रेजेंट है, और उधर आपका वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, तो ये सेंटेंस इसमें कोई भी सही नहीं है। ये सही हो सकता था अगर ऐसे हो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड अर्निंग, इस प्रकार से अगर हो तो वहां सेंटेंस सही हो जाएगा, तो इसमें कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है ना, स्टार। अगला देखो नेक्स्ट, ब्रेक योर प्रोमिस, सी सेड, उसने कहा यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस, तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा उसने कहा। तो शी सेड टू मी, अमी मानना पड़ेगा, क्यों मानेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो जनरली आपको मी मानना है। तो सी टोल्ड मी, ठीक है ना, तो सैड टू टोल्ड मी वार्न, चेतावनी की तो कोई बात ही नहीं हुई, सैड टू मी, सैड को सैड टू मी नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सैड के बाद में आपको टू लगाकर इस प्रकार से आपको लिखा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मॉडल चेंज हो रहा है। इधर देखो आपने यहाँ पर मॉडल देख रखा है, शुड ये आएगा नहीं, तो मस्ट का मस्ट ही आएगा, यू मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस, क्योंकि यहाँ यू किसके हिसाब से जाएगा, यू किसके हिसाब से जाएगा, तो यू जाएगा, अब ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ, तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, मी, और मी का यहाँ पर क्या मानेंगे, आई, तो यहाँ पर ये आई आएगा सब्जेक्ट के रूप में, क्या आएगा, आई, और मस्ट का मस्ट ही रखना है, हेड नहीं रखना है, ठीक है ना, नॉट ब्रेक। अब यहाँ पर आगे देखो ये योर दे रखा है, तो आई के हिसाब से बदल रहे हैं, तो यहाँ पर माई पजेसिव आ जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर है।
ठीक है ना, हैड नॉट ब्रोकन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, हैड नॉट ब्रोकन नहीं आएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस, यही आएगा मस्ट का मस्ट ही। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ब्रिंग मी एन एलिफेंट विद वन गोल्डन टस्क। गोल्डन टस्क का मतलब होता है दांत, सुनहरा दांत, और माइनर का मतलब होता है नौकर, नौकर से कहा है विच ने, किसने कहा है, नौकर से कहा है विच ने। तो विच रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रहा क्योंकि ब्रिंग मी आ रहा है और नौकर से कहा जा रहा है, तो ऑर्डर का बात आएगी, किसकी आएगी, ऑर्डर की। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस देखिए, देखो एडवाइस की कोई बात नहीं, तो ऑर्डर वाला है हर, ठीक है ना, मीनियन, ठीक है ना, तो द विच ऑर्डर, तो विच ऑर्डर हर मीनियन, अपने नौकर से कहा टू ब्रिंग हर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये देखो ब्रिंग मी आ रहा है, तो मी किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, विच है, विच के लिए लगा रहे हैं हम हर, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर है, ऑर्डर वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्वेस्ट वाले हो ही नहीं सकते बाकी। सी सैड हरी ग्रोज द प्लांट, उसने कहा हरी पौधे उगाता है, ठीक है ना, उसने क्या कहा, हरी पौधे उगाता है। तो आप अगर देखें तो ही टोल्ड दैट हरी ग्रोज द प्लांट, ही आस्क, आस्क नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, तो 4 नंबर वाला और 2 नंबर वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ही टोल्ड दैट हरी ग्रोज द प्लांट और ही ग्रीव द प्लांट। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि हरी पौधा उगाता है, तो इस सेंटेंस को अगर हम ठीक से देखें तो जर्नली प्रेजेंट है, तो आपको किस में बदलना है, पास्ट में, तो यहाँ 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरी ग्रीव द प्लांट। कई बार क्या है कि कुछ ग्रामरियन ये कहते हैं कि इस चीज को हम पास्ट में नहीं बदल सकते क्योंकि वो पास्ट में इसका मीनिंग बदल जाएगा उगातार, लेकिन ऐसा यहाँ पर इस संदर्भ में नहीं है, इसे एक्सेप्टेड किया जाता है, तो ग्रीव होता है, प्लांट आएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, लीला विल से, लीला विल कहेगी, क्या कहेगी, रवि हैज गॉन। जब बिल आ गया तो रवि हैज गॉन ही आएगा, तो रवि हैज गॉन तीनों में दे रखा है, तो इसका मतलब आगे देखो पहले बिल से, तो बिल से ही आएगा, बुर से क्यों आएगा, ठीक है ना, वज क्यों आएगा, तो ये नन ऑफ द वाला तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दे रखा है विल से दैट रवि हैज गॉन, तो 2 नंबर वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कैन यू लैंड में दिस वॉच, ऐसा उसने मीता से कहा, ऐसा उसने मीता से कहा, तो मीत, अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो सैड को किस में बदल देंगे, आस्क में, ठीक है ना, इफ सी। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि यू किस में जाएगा, यू जाएगा मीता के पास, और मीता के लिए आप क्या लगा देंगे, सी, कनेक्टिव इफ लगेगा, लैंड, और यहाँ पर फिर दोबारा से कह रहा है मी, और मी किसके पास जाएगा, सी के पास, और सी का पॉजेसिव क्या बनता है, हर, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर इधर देखो, सी आस्क मीता इफ सी कुड लैंड हर दैट वॉच, तो यहाँ पर 2 नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ देखो आप दोबारा से देखो, ये यू को तो हम मीता के हिसाब से बदल लेंगे और मी को किसके हिसाब से बदलेंगे, हर के हिसाब से, सी के हिसाब से, तो यहाँ पर 2 नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऊपर सैड दे रखा है इसलिए गलत है, यहाँ टोल्ड दे रखा है इसलिए गलत है, इसी से क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द स्टूडेंट विल से, स्टूडेंट कहेंगे, तो बुर क्यों कहेंगे, बिल से ही कहेंगे, स्टूडेंट विल से दैट, दैट लगाएंगे ही, आई कैन नॉट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, यहाँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो ही लगाएंगे, दैट ही। अब कैन का क्या करना है आपको, कैन ही रखना है क्योंकि यहाँ टेंस कैसा है, फ्यूचर है, तो ही कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। तो आगे देखो यहाँ पर ऊपर देख लो, ये ऊपर वाला तो सोचना ही नहीं है, स्टूडेंट सेज दैट ही कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन, ही कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो आप सेज कह रहा है जबकि ऊपर बिल से कह रहा है, तो इसलिए ये भी वाला ऑप्शन गया, तो आपके पास 2 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, टीचर सेड, टीचर ने कहा आई एम बिजी नाउ, टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, टीचर ने कहा है मैं बिजी हूँ अब, तो बस बिजी होना चाहिए क्योंकि यहाँ सैड है, ठीक है, तो टीचर सैड ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर सैड दैट, ठीक है ना। अब यहाँ आई किसके पास जाएगा, ही के पास, तो ही वॉज बिजी, नाउ की जगह क्या आएगा, देन, तो ये वाला गलत है, नाउ नहीं आना चाहिए यहाँ पर, दैट आई एम, ये प्रेजेंट ही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इधर देखिए टीचर सैड दैट ही वॉज बिजी देन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको टेंस बदलना है तो उसके इंडिकेटर भी बदलने हैं वरना गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस कह रहा है कीट्स से ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में चेंज नहीं होता, तो कीट्स सैड, तो कीट्स सैड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल, ठीक है ना, तो इसमें अधूरी बातें कह रहा है, ए थिंग इज जॉय, इसमें भी अधूरी बात कह रहा है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और कीट्स से दैट थिंग्स ऑफ, थिंग्स की बात कहाँ हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये कह रहा आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो सैड पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क में जाएगा, आस्क हर, तो आई आस्क हर, ठीक है। अब चूंकि इफ लगाएंगे आप, इफ या वेदर, और यू किसके पास जाएगा, यू जाएगा आपके इस हर के पास, हर का क्या बन जाएगा, सी, और चूंकि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में सी वाज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे, बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर वाज गोइंग टू दिल्ली, आई आस्क
फ्रॉम हर, फ्रॉम क्यों लगा रहे हैं, इसलिए गलत है। ही टोल्ड, ये टोल्ड नहीं आएगा, और यहाँ पर आस्क हर इंटेंशन, इंटेंशन भी बात नहीं है, तो इंटेंशन की भी कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बचेगा वो यही होगा, आई आस्क हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, उसने अहमद से इंक्वायर की कि क्या उसका नाम अहमद नहीं है। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज अहमद, उसका नाम अहमद नहीं है, तो ही आस्क, पहले इनको बना के देखो, ही आस्क। अब यू को किस में बदलेंगे, यू को बदलेंगे यहाँ पर, अब मी लगाना पड़ेगा अगर इस हिसाब से हम बात करें तो। पहले आप ये देखिए कि आगे इधर इसको देखिए, आप सबसे पहले इसको बना के देखिए, इज नॉट योर नेम अहमद, तो यहाँ पर इज नॉट योर अहमद और नन ऑफ दीज, योर नेम इज अहमद, ही इंक्वायर्ड योर नेम। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव बनाना, जबकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए ये गलत है, तो यहाँ पर यू के हिसाब से थर्ड पर्सन मान लेना चाहिए, तो ही इंक्वायर्ड यहाँ तक हो जाएगा, वेदर कनेक्टिव लग जाएगा, यू को मी बना कर कह देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हिज नेम आ रहा है तो इसलिए हिज नेम तो आएगा नहीं, तो देखो यहाँ इधर देखो, इस योर नेम को देखो, अब इसको चेंज करके देखो, सेड टू को किस में बदल दिया, इंक्वायर्ड में, तो यहाँ हो जाएगा ही इंक्वायर्ड हिम। ठीक है ना, ही इंक्वायर्ड हिम, अगर नहीं लिख रहे तो भी कोई बात नहीं। अब योर किस में बदलेगा, योर जाएगा हिम में, हिम का जैसे बनेगा हिज, तो यहाँ ऊपर दे रखा है हिज, क्या दे रखा है, हिज नेम, तो हिज नेम जो है इसी से संदर्भ में 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 3 नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आर यू अहमद, क्या तुम अहमद हो, ये नहीं पूछ रहा है वो कि तुम अहमद नहीं थे क्या, वो हिज नेम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, इज नॉट योर अहमद, इज नॉट योर नेम इज अहमद। ठीक है, क्या तुम अहमद नहीं हो, तो यही होगा, हिज नेम वाज नॉट अहमद। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा कि फर्स्ट विटनेस को बुलाइए, फर्स्ट विटनेस साक्षी को बुलाइए, तो जज क्या करेगा, कमांड देगा, क्या देगा, रिक्वेस्ट नहीं आएगा, सैड नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, कमांड डैम, उन लोगों को कहा जो सुनने वाले थे, जो जज थे दोनों पक्षों के, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, फर्स्ट विटनेस, यही इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसने आस्क कहेंगे, इंक्वायर एक बार आस्क दैट, अब दैट लगा रहे हैं, यहाँ मी आ रहा है, देखो ही आस्क मी, अब वेयर के बाद में आपको यहाँ पर सीधे सब्जेक्ट रखना है, यू किसके हिसाब से जाएगा, देखो इधर यहाँ आपका ये दिख रहा है, यू जाएगा मी के पास, मी का क्या बनेगा, आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा और प्रेजेंट सिंपल का पास्ट लगा देंगे, तो डिड नहीं आएगा, आपको कनेक्टिव के रूप में सीधा यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ये भी इसके वजह से गलत है, और दैट वियर आई लिव्ड, तो दैट लगाने की कहाँ जरूरत है, डबल कंजंक्शन थोड़ी आता है, साधारण में आता है। ये कह रहा ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने नौकर से कहा कि मुझे पानी, एक गिलास पानी लेके आओ, ही आस्क, आस्क नहीं आएगा, रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा नौकर से, और यहाँ भी आस्क नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा, ही ऑर्डर द सर्वेंट फॉर ब्रिंगिंग ए ग्लास द वाटर। ठीक है ना, तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑर्डर की बात करेगा, तो आगे कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर इसने फॉर ब्रिंग ए ग्लास लगा दिया, ही आस्क द सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और ही ऑर्डर द सर्वेंट फॉर ब्रिंगिंग ए ग्लास वाटर। देखो इसमें ग्लास वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर दे रखा है, जबकि इसमें ग्लास वाटर दे रखा है, तो इसमें प्रॉब्लम है, ऑर्डर को आप थोड़ा सा दरकिनार करेंगे, आस्क द सर्वेंट दैट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपका दैट लग रहा है, तो दैट कनेक्टिव आएगा नहीं। ठीक है ना, दैट नहीं आएगा क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, और सर्वेंट यहाँ भी कनेक्टिव नहीं लग रहा, इसलिए आपका पहला वाला ही सही होगा, ही आस्क द सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, अगला सेंटेंस देखो, सी सैड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7, ठीक है ना, 7 बजे के बाद मेरा इंतजार मत करना। ठीक है ना, ही सी सैड, तो सी टोल्ड मी, ठीक है, सी टेल्स मी नहीं आएगा, आस्क भी नहीं आएगा, सजेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि टेंस जो है ये प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है, इसलिए यही इसका राइट आंसर है, 3 हो ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, सी सैड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, उसने सोनिया से कहा, ठीक है ना, तो कि अगली ट्रेन कब है, सेंटेंस की प्रकृति इंट्रोगेटिव है, तो आस्क आएगा, तो आस्किंग क्यों आएगा, ठीक है ना, टोल्ड क्यों आएगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके गए, तो ही आस्क सोनिया व्हेन द ट्रेन वाज, और व्हेन वाज द ट्रेन। देखो यहाँ कनेक्टिव डायरेक्ट सब जानते हैं, जब कंजंक्शन लग जाता है तो सब्जेक्ट आता है, उससे साधारण वाक्य बनाया जाता है इंट्रोगेटिव से, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा 4 नंबर वाला, ये इसमें प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, रुक्मणी ने मुझसे कहा आई विल डू इट नाउ और नेवर, मैं इसे करूंगी अभी और या फिर कभी नहीं। ठीक है, अब इस रुक्मणी सैड, रुक्मणी टोल्ड मी दैट,
रुक्मणी टोल्ड मी दैट, रुक्मणी टोल्ड मी दैट, रुक्मणी टोल्ड मी दैट, ठीक है ना। अब रुक्मणी किसके पास जाएगी, देखो आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, ये स्पीकर इसका यहाँ पर ये सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो रुक्मणी के लिए क्या लगा देंगे, सी, क्या लगा देंगे, सी। तो आई वाला गया और यहाँ पर ये तीनों बचे हुए हैं, सी। अब आपको ये देखना टेंस जो है यहाँ पर जब सी आ गया तो सी के हिसाब से वुड आएगा, पास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वुड, जबकि यहाँ बिल दे रखा है। तो अब आपको ये देखना है, अब वुड के बाद इसने डू दे रखा है, सी वुड दैट, सी वुड डू इट, तो सी वुड डू इट, तो सी वुड, रुक्मणी टोल्ड मी दैट, तो आई क्यों आएगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गया, तो दैट और देन और नेवर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल तो आएगा नहीं, या नहीं आएगा, यहाँ पर बिल नहीं आएगा, टेंस बदलेगा, तो ये इसका राइट आंसर है 4 नंबर, 117 का 4 नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, which of the following is the correct indirect narration of following sentence? माई मदर सैड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो। तो मदर टोल्ड मी, एडवाइस मी, टोल्ड मी, ऑर्डर मी, देखो यहाँ ऑर्डर की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। और अब एडवाइस कह सकते हैं, माई मदर एडवाइस मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ठीक है ना। ये देखो सबसे पहले प्रोनाउन देख लीजिए, ये किसके पास जाएगा और इसका क्या बनेगा, माई बनेगा, क्या बनेगा, माई टाइम। तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। और मी टू वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर मी टू वेस्ट टाइम ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसने नॉट हटा दिया। माई मदर टोल्ड मी दैट डोंट वेस्ट, ये इसलिए गलत है। और आगे देखो ऑर्डर मी, ऑर्डर वाला इसलिए गलत है। तो आपके 3 ऑप्शन गलत हैं। तो मेरी माता ने मुझे सलाह दी कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। अगला सेंटेंस देखेंगे नेक्स्ट, द कैप्टन सैड, कैप्टन ने कहा हुर्रा वी स्कोर्ड ए गोल, हमने गोल्ड कर लिया। हुर्रा का मतलब एक्सक्लेम विद एक तरह से जॉय, ठीक है ना, एक्सप्रेस जॉय नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पर एक्सक्लेम एक्साइटली स्कोरिंग ए गोल, ये भी सही नहीं बैठ रहा। और उसके बाद कैप्टन वाज जुबिलेंट, तो ये भी सही नहीं है। द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब दैट के बाद में यहाँ पर वी आ रहा है और वी कैप्टन के लिए आ रहा है, तो कैप्टन के अलावा सुनने वाले कोई और हैं, तो थर्ड पर्सन ही मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर क्या दैट, और यहाँ चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में पहले का तीसरा बदलना है, दूसरे का चौथा। पास्ट में ऐसा होता है, फर्स्ट नंबर का टेंस इंडेफिनिट होता है तो उसे थर्ड में बदलते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट में 2 नंबर का होता है 4 में, तो यही इसका 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ये कह रहा है सी सैड टू देम, उसने कहा डोंट मेक ए नॉइस चेंज द नरेशन। सी सैड टू देम डोंट मेक ए नॉइस चेंज द नरेशन, उसने कहा, सी सैड टू देम डोंट मेक ए नॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ टोल्ड देम, सी टोल्ड देम, सी टोल्ड देम, सी फॉरवर्ड, उसने मना किया उनसे, नॉट टू। अब जब मना कर दिया तो नॉट कैसे आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सी ऑर्डर्ड देम टू नॉट मेक ए नॉइस और सी टोल्ड देम डोंट मेक ए, तो डोंट डायरेक्ट ही नहीं आता, तो यहाँ पर आपका नॉट टू मेक ऑर्डर वाली बात हो ही नहीं रही, तो यहाँ पर यही राइट आंसर है, सी टोल्ड देम नॉट मेक ए नॉइस। नॉट, ये रुको रुको रुको, इसमें टू आना चाहिए था, इसलिए सी फॉरवर्ड, सी टोल्ड देम दैट, ये ऊपर वाला तो बिल्कुल गलत है और थर्ड वाला गलत है, सी ऑर्डर देम। तो यहाँ अब देखो हमारे पास यहाँ कनेक्टिव नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कनेक्टिव नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है सही, ठीक है। और कनेक्टिव यहाँ लग रहा है नॉट टू मेक ए नॉइस, तो ऑर्डर वाले भाग को हम मान लेंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट नहीं रखते, कुछ ना कुछ चीजें जोड़ के रखना पड़ता है, तो नॉट टू मेक ए नॉइस इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर है 120 का। अगला क्वेश्चन देखो, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, सी सेड टू मी, आर यू स्टडीइंग इन द क्लास 10th, क्या तुम 10वीं में पढ़ रहे हो। अब यू को किस में बदलना है, हाँ जी यू को बदलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, और आई क्योंकि पास्ट टेंस में जाएगा तो आस्क तो आएगा क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो सी आस्क मी आई। अब चूंकि एम क्यों आएगा, टेंस नहीं बदल रहा है यहाँ पर, और यू आएगा नहीं, आपको पता है, इफ लगा, इफ या वेदर से लगा सकते हैं, लेकिन फिर टेंस नहीं बदल रहा है क्योंकि टेंस का कंटिन्यूअस बदलना कंपलसरी है, क्योंकि ये वर्ब जो है पास्ट की है, तो आपका यही इसका राइट है, सी आस्क मी, उसने पूछा कि इफ आई वाज स्टडीइंग, क्या मैं 10वीं में पढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो टीचर टोल्ड दैट, टोल्ड अस, टीचर टोल्ड अस द सन रोज, तो सन रोज नहीं आएगा, यूनिवर्सल है, टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यही इसका आंसर है, सन रोज नहीं आएगा, तो यहाँ 2 नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये करा द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यू को किस में बदलेंगे,
स्टूडेंट में, स्टूडेंट के लिए क्या लगाएंगे, दे, और यहाँ पर क्या लगेगा, सेड टू की जगह पर आस्क, और कनेक्टिव क्या लगेगा, वेदर। तो प्रिंसिपल टोल्ड, तो टोल्ड तो नहीं आएगा यहाँ, इधर देखो आस्क द स्टूडेंट्स, वियर, वियर कनेक्टिव लग जाएगा, दैट लगा देंगे, टेंस देखो वियर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। तो यहाँ पर इसको देखिए, आस्क द स्टूडेंट वियर दे वर द डे बिफोर, ठीक है ना, यस्टरडे को द डे बिफोर बदलते हैं, had been the day before, और प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन यस्टरडे, ठीक है, दे हैड बीन यस्टरडे। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम थर्ड में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, थर्ड में। तो वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तो तुम कल कहाँ गए हुए थे, ठीक है ना, दे हैड, तो यहाँ दे तो आएगा, हैड बीन यस्टरडे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो बाकी के में ये टोल्ड वाला इसलिए गलत है, यहाँ पर वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर, अरे रुको रुको, यहाँ यस्टरडे दे रखा है, क्या दे रखा है, यस्टरडे, तो ये भी गलत है आपका। तो प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर, ये इसका राइट आंसर है, और दे वर डे बिफोर, तो ये वर ही दे रखा है, तो इसलिए गलत है। तो आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड, उसने कहा, अलेस आई एम अनडन, ठीक है, अनडू का जो थर्ड फॉर्म है, अनडू फर्स्ट फॉर्म है, अनडिड, अनडू फर्स्ट फॉर्म है, अनडिड सेकंड है, और अनडन जो है थर्ड फॉर्म है। अनडू का मतलब अधूरा करना, अलेस आई हैव अनडन, हाय मैंने तो अधूरा हो गया, ठीक है ना, तो अधूरा हो गया, तो सी एक्सक्लेम आना चाहिए, एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन, तो पास्ट में बदलेगा, तो यही इसका राइट आंसर है। ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज ब्रोक, ब्रोक नहीं आएगा यहाँ पर, अपनी तरफ से नहीं चेंज करना है, दैट ही वाज ब्रोक, यहाँ पर ये भी इसलिए गलत है, तो आपके पास यही बचा है, सैड नहीं लगाना है, यहाँ पर एक्सक्लेम करना है, क्या करना है, एक्सक्लेम, अलेस आ रहा है इसलिए। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, रणवीर आस्क व्हाट हर नेम वाज, रणवीर ने पूछा है व्हाट हर नेम वाज, तो ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट में बदलना है, किस में बदलना है, डायरेक्ट में। तो रणवीर सैड, तो रणवीर कह रहा है कि व्हाट आएगा, व्हाट के बाद यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है, यहाँ वर्ब है वाज, पास्ट टेंस है, तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पास्ट वर्ब है, तो ये वज वाला नहीं आएगा, और इधर देखो व्हाट, ठीक है ना, तो व्हाट हर नेम, तो यहाँ वज तो आएगा नहीं। अगर मैं इसे बनाऊं तो आप कैसे बनाएंगे, रणवीर सैड, क्या, रणवीर सेड, तो मैं आस्क लिखूंगा व्हाट, अब हर थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही होता है, व्हाट हर नेम वाज, ठीक है ना, और व्हाट के बाद ये आपने देखा होगा, जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब मांगता है, जबकि डायरेक्ट में सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इनडायरेक्ट में वो असर्टिव में बदल जाता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है ना, और पहले वाला भी ऑप्शन गया, रणवीर आस्क व्हाट इज हर नेम, तो रणवीर ने पूछा, ठीक है ना, रणवीर ने पूछा, यहाँ पर सैड है, आस्क्ड है, ठीक है ना, तो आस्क भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली सैड को भी हम बोल सकते हैं, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, तो यहाँ व्हाट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इज हर नेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली ये साधारण सोचना है, जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो आस्क की बात करेंगे। तो रणवीर सैड व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, तो रणवीर ने पूछा उसका नाम क्या था, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ टाल द मैन इज, ये सेंटेंस में एक्चुअली आपको स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको किस में बदलना है, या निर्देशन तो दिए नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सेंटेंस एक तरह से एक्सक्लेमेटरी है और इसे साधारण बनवा रहा है, तो यहाँ से बनाना है आपको, द मैन, और ये वर्ब वही रखनी है, द मैन इज, हाउ को क्या कर देंगे, वेरी, और क्या कर देंगे, टाल, द मैन इज वेरी टाल, ये हो जाएगा इसका असर्टिव सेंटेंस। टाला नहीं आएगा, इसीलिए टालेस्ट भी नहीं आएगा, डिग्री नहीं चेंज करवा रहा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, इज अरुण नॉट ए गुड बॉय, क्या अरुण एक अच्छा लड़का नहीं है, तो देखो यहाँ ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, जब हम किसी पर प्रश्न करते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं, तो एक नेगेटिव इनटू एक नेगेटिव बराबर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि इज अरुण नॉट ए गुड बॉय, क्या अरुण एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसका मतलब है अरुण एक अच्छा लड़का है, तो अरुण इज ए गुड बॉय, यही इसका राइट आंसर होगा। बैड बॉय नहीं बनाएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है ना, अरुण इज ए गुड बॉय, ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या मैं लड़का नहीं हूँ, ठीक है ना, ऐसे एम आई नॉट ए बॉय, तो किसी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, कहते हैं ना, क्या मेरे पास भाई नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास भाई है। और कोई आपसे कहे क्या तुम कलेक्टर हो, तो इसका मतलब है सामने वाले ने प्रश्न किया है, तो इसका मतलब तुम में कमी है, यू आर नॉट ए कलेक्टर, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर नॉट दे रखा है, फिर इंट्रोगेटिव दे रखा है, तो ये पॉजिटिव जाएगा, आई एम ए बॉय, इस प्रकार से जैसे ये ऊपर वाला हुआ है। अगला सेंटेंस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में यही थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। हु डजंट नो गांधी, गांधी को कौन नहीं जानता, तो इसका मतलब एवरीबडी नोज द गांधी, तो नोबडी नोज तो आएगा नहीं, एवरीबडी नोज द गांधी, यही इसका राइट आंसर है। डजंट नो नहीं आएगा। अगर कोई आपसे कहे हु के साथ अगर नॉट आता है तो आपको एवरीबडी से ही बनाना है, एवरीबडी से,
ठीक है ना। लेकिन अगर केवल हु आए और नॉट नहीं आए, तब इसको आप नोबडी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नोबडी से। अगर कोई कहे कौन दोपहरी में खेलता है, तो इसका मतलब कोई नहीं खेलता। ठीक है। कौन आसमान में उड़ता है, तो इसका मतलब कोई भी आसमान में नहीं उड़ता। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कौन रामायण को नहीं जानता, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो यही है, एवरीबॉडी नोज द गांधी, प्रत्येक गांधी को जानता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, शैल आई एवर फॉरगेट दिस, क्या मैं इसे कभी भूल पाऊंगा? अर्थात ही या सी या आई शैल नेवर फॉरगेट। तो यहाँ पर आई शैल फॉरगेट दिस, ये तो गलत हो जाएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस, तो नेवर को एवर में बदलते हैं और इसे इंट्रोगेटिव बना देते हैं, तो इसी प्रकार से बनता है इसका अफर्मेटिव। अगला असर्टिव सेंटेंस बदलवा रहा है, ये कह रहा है कि इट इज इजी, ये बहुत आसान है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। देखो, जब आप नॉट लगाकर उस वर्ड का अपोजिट रख देंगे, क्या रख देंगे? अपोजिट, तो वो एक तो नेगेटिव ये हो गया, दूसरा नेगेटिव ये हो गया। जैसे मैं ये कह दूं सी इज गुड, अब इसको आप इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो पहले तो इसका आप अपोजिट रखिए कुछ एडजेक्टिव का, और इसका सेंटेंस का नेगेटिव कर दीजिए, और फिर इस प्रकार से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सी इज नॉट बैड, वो बुरा नहीं है, तो इसका सेंस यही है, वो अच्छा है। जैसे मैं आपको और सेंटेंस लिखूं, सी इज नॉट ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ऑनेस्ट का मतलब वो क्या है? सी इज ऑनेस्ट। सी इज डिसऑनेस्ट, सी इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। जैसे सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, वो होशियार है, तो आप कैसे लिखेंगे? सी इज नॉट डल, सी इज नॉट डल, वो डल नहीं है, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर है इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये कठिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आसान। अगला सेंटेंस देखिए, द नाइफ इज ब्लंट, जो चाकू था वो मोटा था। दिस नाइफ इज नॉट शार्प, बिल्कुल सही है, नॉट के साथ शार्प लगा दिया, ब्लंट का अपोजिट रख दिया और नॉट लगा दिया, यही इसका आंसर है। दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, नॉट ब्लंट क्यों आएगा? ठीक है ना, और वेरी शार्प नहीं आएगा, ठीक है ना, वो ब्लंट है, तो इसका मतलब नॉट शार्प। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बच्चे हैं। ओनली ए फ्यू वुड डिसेंट इज सच ए लेवल, ओनली ए फ्यू वुड, ठीक है ना। और जब ओनली ए फ्यू आता है तो आपको क्या लगाना है? नॉट मैनी लगाना है। ओनली जब भी आए, ओनली ए फ्यू आता है तो नॉट मैनी लगाना, नॉट मैनी वुड डिसेंट सच ए लेवल, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर। मैनी वुड नॉट नहीं आता, ओनली ए फ्यू नहीं आता। जब भी ओनली ए फ्यू आए तो आप उसका नेगेटिव नॉट मैनी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नॉट मैनी से। टाइम बहुत हो गया। अगला देखो, ही इज टालर देन मी, ही इज टालर देन मी, इसका शायद नेगेटिव पूछ रहा है, तो आप इस डिग्री को जब भी बदलें तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको, इनकी पोजीशन चेंज करना। तो आई एम नॉट एज टाल, आई एम नॉट टालर देन ही इज, तो ये आएगा नहीं। आई एम नॉट टाल, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर इसी को रखेंगे। हेलो, हाँ जी। जैसे ये सेंटेंस ऐसे है, आपको इसको ध्यान रखना है। राम इज टालर देन श्याम। जब आपको डिग्रियों से नेगेटिव में चेंज करवाए तो आपको डिग्री पॉजिटिव में बदल देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे श्याम, क्या बनाएंगे? श्याम। और श्याम के बाद इस ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप इसे नेगेटिव में बदलना है, तो आप नेगेटिव में बदलेंगे नॉट सो टाल एज राम। तो ये कह रहा है कि श्याम इतना लंबा नहीं है जितना राम, अर्थात राम ही क्या है? श्याम से लंबा है। तो यहाँ क्या है? आई एम नॉट एज टाल, मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना वो है। तो यहाँ एज की जगह आप सो भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट डिग्रियों से संबंधित है। डिग्रियों में हमेशा दो प्रकार से चेंज होता है। सुपरलेटिव डिग्री आता है तो एनी अदर वगैरह, वहां पर ध्यान रखना है, उनको उस हिसाब से चेंज करना है। द पेंटिंग इज वेरी चार्मिंग, द पेंटिंग इज वेरी चार्मिंग। अब यहाँ तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन चार ऑप्शन से पता चल रहा है कि वो एक्सक्लेमेटरी बनवा रहा है। तो जहां वेरी लगता है तो वो हाउ से स्टार्ट होगा। हाउ पेंटिंग इज चार्मिंग, हाउ चार्मिंग द पेंटिंग इज, और हाउ द पेंटिंग इज। तो हाउ द पेंटिंग इज तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। हाउ पेंटिंग इज चार्मिंग और हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग बिल्कुल सही है। हाउ चार्मिंग द पेंटिंग इज, यही इसका राइट होगा। अब जब इसे नरेशन में चेंज करेंगे तो ये पास्ट में बदल जाएगा। किसमें? यहाँ पर हो जाएगा द पेंटिंग वाज वेरी चार्मिंग, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन में, नरेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में करें। लेकिन यहाँ पर ये करवा रहा है एक्सक्लेमेटरी में, यही ध्यान रखना। इट वॉज ए वेरी रिमार्केबल डे, तो इट वॉज ए वेरी रिमार्केबल डे, हाउ अ डे इट वॉज, ठीक है। व्हाट ए डे इट वॉज,
और व्हाट ए डे, तो द डे वाज, व्हाट ए डे इट वाज, क्या दिन है ये, ठीक है ना। तो हाउ आर डे, देखो वाट के साथ हम जनरली वंडर वंडर जैसे शब्द, कुछ स्प्लेंडेड जैसे शब्द लगाते हैं, जबकि यहाँ पर वेरी लगा तो हाउ आर डे इट वाज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, वाट से नहीं होगा स्टार्ट। तो ये 135 में क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा देखना है आपको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखना, इट वॉज अ वेरी रिमार्केबल डे। तो जब वाट के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर आपको वेरी लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इस ऐसे कह देंगे कि व्हाट ए डे इट वाज, तो इट वाज अ वेरी रिमार्केबल डे, क्योंकि यहाँ वो रिमार्केबल दे रखा है ना, तो एडजेक्टिव दे रखा है, तो इसलिए व्हाट के बाद जब एडजेक्टिव आए तो इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पैट्रियोट, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पैट्रियोट, भगत सिंह क्या थे, महान देशभक्त थे, ठीक है। हैज भगत सिंह बीन ए ग्रेट पैट्रियोट, हैज, तो यहाँ पर क्या लगाना है, भगत सिंह वॉज लगा देंगे, क्या भगत सिंह ग्रेट पैट्रियोट नहीं थे, तो नॉट लगा देंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नॉट नहीं दे रखा, तो इसलिए गलत है आपका, ये भी आपका गलत है, ठीक है ना। ये तो वही बात है, जैसे आई वॉज रिच, मैं धनवान था, तो मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, वॉज आई नॉट रिच, क्या मैं धनवान नहीं था, तो वही सेंटेंस है आपका, 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हु हैज सीन द एंजल, एंजल को किसने देखा है, तो किसी ने नहीं देखा। अगर हु के बाद नेगेटिव आता तो आप एवरीबॉडी लगा सकते थे, तो नो वन हैज सीन एन एंजल, एवरीवन वाला नहीं आएगा, नो वन हैव नहीं आएगा इसके साथ, नो वन हैज एवर सीन, कभी नहीं देखा। तो अब कभी वाली बात तो हम कह ही नहीं रहे, तो सिंपली लगाना है नो वन हैज सीन एन एंजल, ठीक है ना, नो वन हैज सीन एंजल। अगला सेंटेंस देखो, आर्टिकल संबंधी प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। अगला सेंटेंस देखिए, नो वन लव्स हिम, उसे कोई प्यार नहीं करता, क्या कोई उसे प्यार करता है, ठीक है ना। डज एनी वन लव हिम, डज एनी वन लव हिम, तो इसका मतलब उसे कोई प्यार नहीं करता। तो ये तो आएगा नहीं, यू लगाने से, डज दे भी नहीं आएगा, डज एनी वन लव हिम, डज एनी वन लव हिम, तो ये बोनस है आपके लिए, स्टार है, यहाँ पर दोनों ही लग रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही सही है, क्या है, दोनों ही सही है, एक में नोट आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हु डज नॉट वांट टू गेट रिच, कौन धनवान नहीं बनना चाहता, इसका मतलब सभी धनवान बनना चाहते हैं, तो एवरीवन डजंट वांट, नहीं 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 ये गलत है, एवरीवन वांटेड, तो वांटेड क्यों लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच और एवरीबडी वांट टू गेट रिच, तो एवरीबडी वांट नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इसलिए गलत है, तो 3 नंबर आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति धनवान होना चाहता है, धनी होना चाहता है। यू कैन नॉट अट्रैक्ट हर, तुम उसे प्रभावित नहीं कर सकते, आकर्षित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कह रहा है कैन यू अट्रैक्ट हर, क्या तुम उसे आकर्षित कर सकते हो, क्या तुम टीचर बन सकते हो, ऐसे कह रहा है, तो इसका मतलब कैन नॉट, तो यहाँ पर ये आएगा कैन यू अट्रैक्ट हर। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, वी विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर, हमने पिछले साल कश्मीर को विजिट किया, ठीक है ना। और यहाँ सेंटेंस कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करना नेगेटिव में, वी डिड नॉट फेल टू विजिट कश्मीर। जब ऐसे सेंटेंस आए प्रेजेंट ऑर्डिनरी वाले, पास्ट ऑर्डिनरी वाले, तो डू और डज के साथ लगना है। जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं, ही प्लेड वेल, वो अच्छा खेला है, तो इसे ऐसे बनाएंगे, ही या सी के साथ, सी डिड नॉट फेल टू प्ले वेल, इस प्रकार से बनाएंगे। तो डिड नॉट और डू नॉट और डज नॉट फेल के साथ आप इसे बनाएंगे, तो डिड नॉट ही आएगा, ठीक है ना, डिड नॉट फेल्ड नहीं आएगा, इसलिए गलत है 2 नंबर वाला। हैड नॉट आएगा नहीं, डिड नॉट फेल टू विजिटिंग नहीं आएगा, ठीक है ना, टू इन्फिनेटिव आएगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन है 1 नंबर, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, टॉम इज ए हैंडसम मैन, टॉम बहुत ही सुंदर आदमी है, तो टॉम इज नॉट ए अगली मैन, टॉम अगली आदमी नहीं है, टॉम इज नॉट ए हैंडसम मैन, नॉट ही लगा दिया इसमें, तो ये तो गलत ही है, तो यहाँ आएगा टॉम इज नॉट एन अगली मैन, टॉम अगली आदमी नहीं है। देखो ये नेगेटिव, इसका अपोजिट है हैंडसम का, और इसके साथ नॉट लगा दिया, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव बराबर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, नॉट बैड का मतलब अच्छा। अगला सेंटेंस देखिए, टिंकू इज क्लेवर देन बबलू, बबलू से ज्यादा चतुर है कौन, टिंकू। अब ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म में करना है नेगेटिव में, तो आप इसे पॉजिटिव में बदल दो, तो बबलू इज नॉट सो क्लेवर, सो क्लेवर, हाँ बिल्कुल सही है,
यहाँ क्लेवरर दे रखा है, जबकि सो क्लेवर देन टिंकू हो जाएगा। यहाँ पर बबलू इज नॉट सो क्लेवर एज टिंकू, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट के साथ एज ही लगा रखा है, तो इसलिए गलत है। बबलू इज नॉट। अब आप कहेंगे सर इससे पहले आया था, लेकिन आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना, 4 में से जवाब देना होता, तो उन तीनों ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए हालांकि नेगेटिव में आप सो का ही प्रयोग करते, तो नॉट क्लेवर डायरेक्ट नहीं आएगा, तो बबलू इज क्लेवर ये बाकी के नहीं आएंगे, यही आएगा बबलू इज नॉट सो क्लेवर एज टिंकू, अर्थात टिंकू ज्यादा क्लेवर है। ठीक है ना। ओनली इफ फूल कैन डू इट, केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, ये नेगेटिव में बदलना है। नन वट ए फूल, तो नन वट ही आता है, ओनली ये फूल को आप किस में बदल देंगे, नन वट, और कोई नहीं बल्कि मूर्ख लोग, एक मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही आएगा। नन वट फुलिश नहीं आएगा, फुलिश एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, और ये फूल पर्सन, अब फूल खुद ही ना होने तो उसे पर्सन लगाने की कहाँ हो सकता है, तो ये भी गलत है। नन वट फुलिश ये भी गलत है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, 1 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नन वट द ब्रेव डिजर्व द अवार्ड, और कोई नहीं बल्कि जो बहादुर हैं वही अवार्ड के हकदार होते हैं, तो ओनली द ब्रेवर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, ये एडजेक्टिव के साथ जब दी आर टी का लगा देते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, दी रिच का मतलब होता है रिच पीपल, तो यहाँ ऐसी एस लगा रखा है इसलिए गलत है, और यहाँ पर ये कहीं हद तक सही है, लेकिन इसको देखेंगे ओनली द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, द ब्रेव अलोन, तो एलोन क्यों, ओनली द ब्रेव आप लगाएंगे जब ये नन वट आए तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर है, एलोन नहीं आएगा, ये भी एलोन दे रखा है, तो यही सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। सुधा इज नॉट ब्यूटीफुल, सुधा सुंदर नहीं है, सुधा सुंदर नहीं है, तो यहाँ पर उसे कह रहा है कि अफर्मेटिव बदलना, तो सुधा इज नॉट ब्यूटीफुल ये अफर्मेटिव में कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, नॉट नेगेटिव लग रहा है, सुधा इज वेरी अगली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, नॉट ब्यूटीफुल बराबर क्या होता है, अगली होता है, नॉट अगली कैसे कह देंगे, तो सुंदर हो जाएगी, नॉट और अगली डबल नेगेटिव, इसका मतलब वो ब्यूटीफुल हो जाएगी, तो ये आपका क्या। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्ट में बदलना है। असर्टिव की स्पेलिंग ऐसे होती है, असर्टिव, ये आर नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, तो नाइट से बना दो ना, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोचना नहीं ऐसे वाले बातों में। ये कह रहा हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट, हाउ काइंड ऑफ यू, तुम कैसे हो, टू हेल्प मी लाइक दैट, इस प्रकार की मदद नहीं कर सकते, तो आप इसे अगर ट्रांसफॉर्म करें तो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट, इट इज वेरी काइंड। ठीक है ना, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक, इट विल बी, देखो विल भी तो आएगा नहीं और सेल भी नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इट वॉज और इट इज, तो ऊपर कहीं भी ऐसा वज वाली बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये बहुत ही, इट इज वेरी काइंड, ये बहुत ही दयालुता वाली बात है आप में, टू हेल्प मी क्योंकि आप मुझे मदद करते हैं, लाइक दैट इस प्रकार की आप मुझे मेरी मदद करते हैं, तो यही 2 नंबर वाला राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका अंतिम, हाउ रिच एंड पावरफुल जॉन वज, तो जॉन, हाउ रिच एंड पावरफुल जॉन वज, तो जॉन वज वेरी, यहाँ से बनाना है आपको, वज लग रहा है जॉन वज, और ये हाउ को क्या कर देंगे वेरी रिच, तो जॉन वज, तो ये कैन मस्ट हैड हट जाएगा, वज वेरी रिच एंड पावरफुल, 4 नंबर वाला राइट आंसर है। और उसके बाद अंतिम सवाल है ओ दैट, ओ दैट का मतलब आई विश, क्या होता है आई विश। ठीक है ना, तो हाउ आई विश कैसे देंगे, आगे कह रहा हैड, तो यहाँ पर आई विश दैट आई हैड ए विंग्स, आई विश, हाँ ये बिल्कुल सही है, आई विश आई हैड ए विंग्स। ठीक है, यहाँ 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट किसी टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।